हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपके मेंस के सिलेबस को। एंड सबसे सिलेबस, सब कोई कहता है सिलेबस देखो सिलेबस देखो, तो क्या आपने ये चीज़ जाना है कि सिलेबस क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, सबसे बेसिक चीज़ है, अगर हमको सिलेबस क्या है? हमारा रास्ता। अगर हमको रास्ता नहीं पता होगा तो हम चलेंगे किस पे और चलेंगे कैसे? तो अगर आप एक दिन एक बुक पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं मन करता है, बंद कर दिए, पता चला कि यार ये बुक में तो 4 टॉपिक जो ऐसे हैं जिसको पढ़ना ही नहीं। अब टोटल 10 टॉपिक की बुक है, 4 टॉपिक ऐसे जिसको नहीं पढ़ना है, तो वाई टू वेस्ट द टाइम। अगर हमको बुक पढ़नी है तो आमतौर से जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, क्योंकि सोर्स को लिमिटेड रखना है। देखिए, सोर्स शुड बी लिमिटेड, सोर्स को आपको लिमिटेड रखना है। अगर सोर्स को लिमिटेड नहीं रखेंगे तो सोर्स इतने हैं, इतनी बुक्स हैं मार्केट में यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, कि आप लिटरली थक जाएंगे और परेशान हो जाएंगे ये डिसाइड करने में कि कौन सा हमको पढ़ना है, कौन से हमारे एग्ज़ाम के लायक है, कौन सा नहीं है। अब ये कौन बताता है? ये 2 चीज़ बताती है। एक आपका सिलेबस, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एंड फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एनालाइज करते हैं। ये आपको बताता है स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस, है ना। प्रीवियस ईयर आपको पेपर क्या बताता है? PYQs जिनको हम बोलते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको क्या बताते हैं? स्टाइल बताते हैं, पैटर्न बताते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसको इन्यूमरेट करना पड़ता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमको ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है, डिस्कस करना होता है, कमेंट करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये चीज़ें हमको तभी पता चल सकती हैं जब हम सिलेबस जाने एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाने। मैं अपने ऑलमोस्ट हर जनरल वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि द पाथ इज नेसेसरी। आपको किस रास्ते पे चलना है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक बहुत बड़ा टास्क है वो आपके लिए, एक बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए। तो सोर्स आपको पता होना चाहिए। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको पहले क्वेश्चन पेपर देखना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व एक पर्टिकुलर जब हम पढ़ाई कर लेंगे तब हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हमको एक बर्ड्स आई व्यू लेके सिर्फ देखना है कि पेज पे क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में, है ना। और तैयारी कभी भी, मैं सिलेबस का 2 वीडियो बना रहा हूँ, प्री और मेंस, लेकिन तैयारी दोनों की साथ में होगी। जो स्टडी होगी आपकी, जो आप पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाई आपकी प्री और मेंस ओरिएंटेड दोनों रहेगी, है ना। आपका प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड, है ना। तो प्री और मेंस ओरिएंटेड क्यों पढ़ना है? बिकॉज प्री और मेंस के बीच में गैप कितना है आप बताइए। प्री और मेंस के सिलेबस डिफरेंस कितना है आप बताइए। तो क्या उस गैप में उसको हम कवर कर लेंगे? और नहीं कर पाएंगे तो फिर ऑप्शन क्या है? आप ही के सवाल, आप ही का जवाब। अगर नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन ये है कि हमको प्री और मेंस कंबाइंड पढ़ना है। यही तरीका है कि हमको प्री और मेंस कंबाइंड लेके चलना है और सारी चीज़ों को, रिसोर्सेज को उसके हिसाब से सेग्रीगेट करना है। ऑप्शनल का आप में भी तैयारी शुरू करने के मैं ज़रूर कहूँगा तैयारी शुरू कर, जितने जल्दी हो सके उतना अच्छा, नहीं तो एटलीस्ट NCERT कंप्लीट करते करते आपको 15-20 दिन, 1 महीना ऊपर नीचे आपका ऑप्शनल डिसाइड हो जाना चाहिए। अगर आपने ऑप्शनल डिसाइड करने में कन्फ्यूजन है, नहीं पता कैसे करें, तो हमारे गर्ग IAS एकेडमी के चैनल पे हाउ टू डिसाइड ऑप्शनल इन इजी वे दिया हुआ है। आप अगर चाहें तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। तो कमिंग बैक टू द सिलेबस, सबसे पहले आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, है ना। तो 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं, इसमें आपको ये 300 नंबर के होते हैं, है ना। 300 नंबर के, और आपको इन दोनों में, इसमें 25% लेके आने हैं, इसमें 25% लेके आने हैं, है ना। और ये जो सारे हैं, ये जो पेपर यहाँ से होते हैं, एस्से,
फिर आपका जनरल स्टडीज़ 1 जिसको हम लोग GS1 बोलते हैं पॉपुलरली, जनरल स्टडीज़ 2 है ना, जनरल स्टडीज़ 3, जनरल स्टडीज़ 4, ऑप्शन का पेपर 1, ऑप्शन का पेपर 2। ये पहले नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं आपके मेंस के एग्जाम में। मेंस के एग्जामिनेशन में ये नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं। टोटल जो है 9 पेपर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 पेपर्स हैं, है ना। और जो आपके पेपर ए है एंड पेपर बी हैं, इसके मार्क्स, इसका जो मार्क्स होता है वो काउंटेड नहीं होता है ना, मार्क्स नॉट काउंटेड, है ना। इसका जो पेपर ए और बी का है वो मार्क्स इसका काउंटेड नहीं होता है। लेकिन जो यहाँ से ये आपकी सारी चीज़ें शुरू होती हैं, यहाँ से लेके, तो इसका जो मार्क्स होता है वो काउंटेड होता है। इस चीज़ को हमको एकदम क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके जो नंबर हैं वो हमारे मेंस के एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं ये 250 नंबर का पेपर है। सिर्फ ये तो 300 नंबर का है जिसे 25% चाहिए, बाकी ये सारे 250 नंबर के हैं, है ना। कंप्लीट जो 250 नंबर के हैं, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें आप पर्सनालिटी टेस्ट आखिरी में लिखा हुआ है, तो पर्सनालिटी टेस्ट हमारा 275 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। बाकी ये जितने हैं सारे 250 नंबर के होते हैं। इंडिविजुअल 250 नंबर के पेपर होते हैं। टोटल इसका मिला के, टोटल जिसमें आपका एसए या पेपर 1 से लगाए ऑप्शनल तक का लेंगे तो करीब 2025 नंबर का पेपर होता है। 2025 मार्क्स, ये टोटल मार्क्स है हमारा जिसका एग्जाम कंडक्ट होता है ना। मेंस में टोटल मार्क्स 2025 नंबर का कंडक्ट होता है, जिसमें आपको जितने अच्छे नंबर लाएंगे उतनी अच्छी रैंक बनेगी। अब यहाँ पे पेपर 1 में कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज जो कि 8 शेड्यूल में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक होता है। पेपर भी होता है एक इंग्लिश का, ठीक है। फिर एक पेपर 1 होता है जिसमें एस्से आता है ना, एस्से हमको लिखना होता है। और पेपर 2 फिर स्टार्ट होता है हमारा जीएस सेक्शन, जिसमें आपका इंडियन हेरिटेज कल्चर, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी वर्ल्ड की, है ना। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड, और सोसाइटी, ये चीज़ें आपका पेपर 2 याद करना है। पेपर 2 या GS1 जिसको बोलें, तो GS1 में टिपिकली आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये चीज़ें आपको याद करनी है। जनरल स्टडीज, ये याद क्यों मैं कह रहा हूँ याद करनी है, याद नहीं रहेगा तो कैटेगराइज कैसे करेंगे। GS2 बेसिकली आपका जो पॉलिटी है, आप इसको एक लेमेंस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, जनरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, गवर्नेंस है, ये चीज़ें हमारी GS2 में आती है। फिर GS3 में आपका टेक्नोलॉजी, जो हम साइंस एंड टेक बोलते हैं, तो यहाँ पे लेकिन वो जो मेंशन्ड है सिलेबस में, साइंस आपका जनरल साइंस मेंशन्ड है प्री में, टेक्नोलॉजी मेंशन्ड है GS3 में। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपकी इकोनॉमी होती है, बायोडाइवर्सिटी आपका मतलब एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, है ना, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी GS3 में आती है। GS4 में एथिक्स के नाम से मैक्सिमम लोग जानते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो एथिक्स का जो ये पेपर होता है GS4। अब यहाँ बात आती है, बहुत से लोग कहते हैं कि रैंक को कैसे बेटर करें। रैंक को बेटर करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक, जब हम प्रयास कर रहे हैं अपना पढ़ाई करने का, उसी समय जितनी जल्दी हो सके हम आंसर राइटिंग करें, एक आंसर राइटिंग, ठीक। उसके बाद आपका जो एस्से है ये बहुत स्कोरिंग हो सकता है, आप चाहें तो इसमें बहुत अच्छे से नंबर खींच सकते हैं। जीएस ठीक है, ओके ऑलमोस्ट सबके सामान्य रूप से आ जाते हैं, ऑप्शनल। फिर ये जो पेपर 1 पेपर 2 है, यहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से नंबर खींच सकते हैं। GS4 जो है ये भी एक ऐसा है जो आसानी से तैयार करके चीज़ों को और रैंक को इंक्रीज, खास तौर से एस्से
एस्से आपका प्लस ऑप्शनल, एस्से ऑप्शनल आंसर राइटिंग, है ना। मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए, मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत सामान्य तरीका है कि आंसर राइटिंग समय से पहले शुरुआत कर दें। कैसे करनी है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। एस्से की शुरुआत करें जितनी जल्दी हो सके, और ऑप्शनल पे बेहद एक्सट्रीम लेवल का कमांड आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वही कमांड आपको कहीं ना कहीं जो मार्क्स है वो इंक्रीज करेगा। आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि इस लेवल पे 10 नंबर में लगभग 100 रैंक बदल जाती है। 10 नंबर में लगभग 100 रैंक आपकी बदल जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इवन सिंगल मार्क, एक मार्क की कीमत क्या है वो उससे पूछो जो यूपीएससी के मेंस में उसके नंबरों के वजह से सर्विस, डिजायर्ड सर्विस नहीं मिल पाती है। इस चीज़ को अगर हमको पता है, हम अवेयर हैं, तो हम पहले से इस पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जो लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, है ना, यहाँ पे पेपर ए एंड पेपर बी, तो उसके लिए बेसिकली लिखा है कि कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, यूसेज, वोकैबुलरी, शॉर्ट एस्से। और इंडियन लैंग्वेज का जो पेपर है जिसमें कोई भी शेड्यूल की लैंग्वेज ले सकते हैं, शेड्यूल ए टू मेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन, उसमें प्रिसाइज, वोकैबुलरी, शॉर्ट एस्से, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज़ें हैं। इसमें आमतौर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसमें सीधे सीधे रिकमेंड कुछ बुक्स बोली जाती हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको 25% नंबर टोटल इसका जो होता है, टोटल एक पेपर का, फॉर वन पेपर, एक पेपर का टोटल जो है 300 नंबर का होता है ना, जिसमें हमको 25% लेके आने हैं। इसका आइडिया भी हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। अब नाउ उस चीज़ की हम बात करेंगे जिसके नंबर हमारे जुड़ते हैं और जिसके नंबर कहीं ना कहीं हमारे रैंक में जो है वो रैंक को हमारी बेटर करेंगे, सिलेक्शन को हमारे सिक्योर करेंगे। तो पेपर 1 हमारा एस्से। अब एस्से में जो जनरल टॉपिक्स हैं, है ना, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ओवरलैपिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ओवरलैपिंग है। किस चीज़ से ओवरलैपिंग है? एक आपका करंट अफेयर्स, दूसरा आपका स्टैटिक, है ना। आपके करंट अफेयर एंड स्टैटिक से हम एस्से का क्या लेंगे? हम इन दोनों से एस्से का हमको क्या मिलेगा? हमको मैटर मिल जाएगा। फिर हमको वे टू एक्सप्रेस आना चाहिए, वे टू एक्सप्रेस। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको आंसर राइटिंग एएसएपी शुरू कर देनी चाहिए। किसी भी के भी बारे में लिखिए, लेकिन लिखना शुरू करिए, क्योंकि है ना, हमको अगर वे टू एक्सप्रेस नहीं आएगा, वे टू एक्सप्रेस, वी शुड नो व्हाट इज द वे टू से। हम किसी बात को किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन का पार्ट है, ये कहीं ना कहीं हमारे करंट अफेयर से और स्टैटिक से हमको पता चल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पूछा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, आर्कटिक सर्कल के ऊपर, है ना, जो आईपेक जो चल रहा है उसके ऊपर, या क्वाड के ऊपर, या किसी भी चीज़ों, यूएन के ऊपर, प्लस किसी भी चीज़ों के बारे में अगर हम करंट अफेयर से अपडेटेड हैं तो हम यहाँ पे क्या चीज़ों को कोट कर सकते हैं, है ना। किसी की सेइंग है
किसी की सेइंग है ना, कोई सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई राइटर है, उसको हम कोट कर सकते हैं। कोई फेमस कोई भी राइटर, कोई बुक है, कोई चीज़ है, उसको हम कोट कर सकते हैं। अपने ब्यूटीफुल ऐसे लिखते हुए कोट करके उसका और लेवरेज और वेटेज हम इंक्रीज करेंगे। तो हमको इफेक्टिव लिखना है एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिखना है, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम फैक्टर को देखना है ना, टाइम फैक्टर को देखना है, उसको देखते हुए ही एस्से को फ्रेम करना है। आदत नहीं होगी एस्से लिखने की तो लिखने में दिक्कत आएगा। प्री और मेंस के बीच में 90 दिन में एस्से, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, एथिक्स ये कंप्लीट कर पाना मुश्किल है। अब GS1 की बात करें, है ना, जिसमें मैक्सिमम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि GS1 में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सिलेबस है, बताओ। तो देखिए, अगर आप GS1 की एग्जाम में पहली बात करें, कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दुनिया की और सोसाइटी, ये चीज़ें जैसे क्या है एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करें, कोई पूछे GS1 में क्या, तो खट से 6 शब्द बोलेंगे हम कि हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसकी, वर्ल्ड की, सोसाइटी। तो इन चीज़ों में एंशिएंट से मॉडर्न टाइम का जो हमारा कल्चर है ना, जो हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं, हमारा लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, ये सब चीज़ें हमको बहुत अच्छे से अपडेशन रखना है। और उसका अपडेशन रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है नोट्स। पता है, मैं एक बात बताऊं, आपको शायद कुछ लोग को अच्छा नहीं लगेगा। आप जानते हो कि आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस है, आप जानते हो नोट्स की इंपॉर्टेंस है, आप जानते हो कि टाइमली किस किस चीज़ों को करना है, कब टेस्ट सीरीज लगाना है, कब ऑप्शन स्टार्ट करना है, लेकिन उसके बाद आप क्यों नहीं करते? आप जानते हो कि बगैर एनसीईआरटी के बेस नहीं बनेगा, तो भी नहीं पढ़ते हैं। पेपर पढ़ने से सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, आपकी वोकैबुलरी, आपका एक्सप्रेशन, मैं हमेशा बोल बोल के थक गया हूँ, आपको प्रेजेंटेशन देना, हर चीज़ कहीं ना कहीं प्रेजेंटेबल बनाना अपने आंसर में, वो पेपर रीडिंग से हम सीखते हैं। फिर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, है ना, और 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी, जो पर्सनालिटीज़ थी, कौन क्या इश्यूज थे, इवेंट्स थे, फ्रीडम स्ट्रगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, अलग अलग जो स्टेजेस थे, किसका किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कहीं पूछ रहे थे पीजेंट मूवमेंट में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर रीजन का, इस पर्टिकुलर चीज़ों का किस तरीके से इम्पैक्ट रहा, जो कि हमारे फ्रीडम में हमको हेल्प किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की क्या पोजीशन थी, किस तरीके से, क्या फूड सिक्योरिटी थी, कितनी परसेंटेज इंडिया की थी जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन थी, हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से हिला हुआ था, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं किस तरीके से चीज़ों को हमने रीऑर्गेनाइज किया। और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ आएगी। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि आपका उस समय देखा गया 18th सेंचुरी में, किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर है, और जो भी आपका कोलोनाइजेशन था, डीकोलोनाइजेशन था, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ हैं, है ना, कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और उसके फॉर्म्स और उसके इफेक्ट। सिर्फ यही नहीं, इसको फॉर्म पढ़ लिया कि कम्युनिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कि भाई कैपिटलिज्म में हम जो है ज़्यादा मार्केट क्या चाहता है, हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहते हैं, है ना। तो हर चीज़ के अपने प्रोज कॉन्स हैं, वो जो आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें हैं जो कि आपको उसमें कवर करनी है, GS1 जिसको हम बोलते हैं। अब ये GS1 का कंटिन्यूएशन है ना। देखिए, ये चीज़ें आपको हमारे जो भी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, किस नेम से है, गर्ग IAS अकेडमी के नाम से है। गर्ग IAS अकेडमी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इसका आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ ठीक लग रही है तो इसका आप प्रिंट आउट लेके भी अपने पास रख सकते हैं।
अब इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं, तो आज से नहीं सदियों से डाइवर्सिटी है। किस तरीके की डाइवर्सिटी उस समय थी, किस तरीके के एक्शंस एंड रिएक्शंस उस समय देखे जा रहे थे, सारी चीज़ें। वुमेन का रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, कौन कौन सी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट उस समय क्या था, क्या लोगों को संस्कृत और भी तमाम लैंग्वेजेस लिखने और पढ़ने के लिए क्यों रोका जा रहा था, क्या माना जाता था, बहुत चीजें अलग अलग सेंचुरीज में, अलग अलग एरा में वो चीज देखी गई हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आया है, सोशल एम्पावरमेंट, है ना, फिर कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, जो वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी है, फिर आपका नेचुरल रिसोर्सेज, कहाँ पे कोल, कहाँ पे डायमंड, कहाँ पे यूरेनियम, कहाँ पे कॉपर, जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं। इंडिया आज से 4 साल पहले तक, यू वोंट बिलीव, नेट एक्सपोर्टर था कॉपर का, आज के डेट में वो इंपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना, अब क्यों कर रहा है, कौन सी फैक्ट्री बंद हो गई, वो चीज़ों में नहीं जाऊंगा। आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है बीच बीच में, मैं इसलिए ऐसा बताता हूँ कि आपको मजबूर कर दे सोचने में। टॉपिक सुने कि नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा जूट में क्या प्ले है ना, हम वेजिटेबल्स में कितना आगे हैं, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो कॉपर हम क्या कर रहे हैं, आयरन क्या कर रहे हैं, स्टील क्या कर रहे हैं, गोल्ड क्या कर रहे हैं, डायमंड क्या कर रहे हैं, टिन क्या कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूमरस चीज़ें हैं जिनको हमको पढ़ना है, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, मैपिंग के थ्रू हमको पता होना चाहिए। देखिए सब इंटरकनेक्टेड है बॉस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, ज्योग्राफी, मैपिंग, सब घूमा हुआ है। इट्स जस्ट दैट सेग्रीगेट किया हुआ है आपके अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन आपको इसी तरीके से जोड़ के पढ़ना है। अगर हम इस समय G7 की बात कर रहे हैं तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्री की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर हम कहते हैं कि 50% जो GDP है वर्ल्ड की, वो कहीं ना कहीं उनका उसमें सबसे बड़ा योगदान है, 50% शेयर है, तो क्यों है, ऐसा क्या है उनके पास जो हम उनको डेवलप्ड इकॉनमी कहते हैं, हम डेवलपिंग है, वो डेवलप्ड है, क्या डिफरेंस है, उनके क्या जीडीपी है, उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। ये चीज़ों हमको बहुत सी चीज़ें हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़नी है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करता है। देखिए लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, है ना। इंडिया में अगर देखें तो प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद सीधे टर्शरी ज़्यादा डेवलप किया, सेकेंडरी क्यों नहीं डेवलप किया। अपने से पूछिए, आंसर ढूंढिए और बताइए कि सेकेंडरी सेक्टर उतना ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं किया, और किया तो किस पार्ट में किया, क्या वो रीजन सेंट्रिक था, है ना। तो फिर जियोफिजिकल फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, है ना, फिर कोई भी लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लोकेशन देखना करना, वाटर बॉडीज, आइस कैप्स, फ्लोरा फौना, उसके इफेक्ट्स, चेंजेस, पॉल्यूशन का इफेक्ट, ये चीज़ों को हमको, इन चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो उसके बारे में और बात करिए, लिखिए, लिखते लिखते 4 लोग को और पढ़ाइए, वो चीज़ अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपका एक तरीके से इन शॉर्ट आप इसको पॉलिटी, है ना, प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस और गवर्नेंस। तो कहीं ना कहीं पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या किस तरीके से इवॉल्व किया, कैसे कैसे चीज़ें, कितने समय लगे, क्या फीचर्स है हमारा, अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से चेंज ला सकते हैं हमारा, क्योंकि लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है क्योंकि उसमें चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ हमको करना है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में क्या जिम्मेदारी है, फंक्शंस, इश्यूज, चैलेंजेस, है ना। फेडरल स्ट्रक्चर, दो वी आर फेडरल बट वी हैव लॉट्स ऑफ यूनिटरी स्ट्रक्चर, यूनिटरी फीचर्स, ये चीज़ें, है ना। और लोकल लेवल चैलेंजेस, सेपरेशन ऑफ पावर, किस तरीके से अलग अलग ऑर्गन डिस्प्यूट्स और पावर सेपरेशन इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ये चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे।
फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन स्कीम्स, अलग अलग कंट्रीज, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से पावर्स हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद मेंबर्स के, किस तरीके से बिजनेस कंडक्ट होता है। फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और मिनिस्ट्री, किस तरीके से पावर का, वी हैव अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, वी हैव अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही लाइन पे यहाँ लेजिस्लेचर, यहाँ एग्जीक्यूटिव, यहाँ जुडिशरी बैठा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया गया है। कोई भी अगर आपस में स्ट्रांग हो जाएगा तो वो एक दूसरे को सुपरसीड करना चाहेगा। आरपीए बहुत इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो ये चीज़ें हो गया, किस तरीके से अलग अलग पावर्स, जो फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, है ना। तो ये चीज़ें हमको जानना है कि क्या फंक्शंस होता है, पावर, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, रेगुलेटरी क्या होता है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्या होती है। तो ये चीज़ें हमको बहुत अच्छे से एंड बहुत डीप तरीके से पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस, है ना, क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होते हैं, रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स, है ना, जैसे डेवलपमेंट का, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, सोशल सेक्टर की स्कीम्स, किस तरीके से आने वाले या बीते 10 साल के अंदर सोशल सेक्टर की स्कीम्स, एजुकेशन, हेल्थ, राइट टू एजुकेशन क्यों 2000 के बाद लेके आया गया, उसकी नीड क्यों नहीं पहले लगी, क्या चेंजेस सोसाइटी में ऐसे मेंशन हुए। तो ये चीज़ें हमको सोचनी है। पावर्टी, हंगर, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट करती हैं। बायलेटरल जो हमारे रिलेशंस हैं, ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं, है ना, ये चीज़ें, सिविल सर्विसेज का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना, इंडियन डायस्पोरा जो दुनिया भर में है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग विधानसभा, अलग अलग संसद, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म से जुड़ के एक जगह पे, और ट्रांसपेरेंसी, पेपर को ख़त्म करना, इको बेनिफिट, ग्रीनर वे। तो ये सारी चीज़ें हमको इस सब से समझनी होगी। पॉलिसीज़, पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट, ये चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलती है। अब अगर हम GS3 की बात करें तो टेक, चाहे आप नैनो की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, वो सारा टेक्नोलॉजी में आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, बजट, एम्प्लॉयमेंट, है ना, प्लानिंग, ये एग्जीक्यूशन, रिसोर्सेज, और गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट, गवर्नमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें, मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, ये सब चीज़ें, इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी, जो भी एनवायरनमेंट में हम देखते हैं वो उसका इम्पैक्ट, उसका असेसमेंट, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, है ना, ये सारी चीज़ें जो है हमको इसमें देखनी है। फार्म सब्सिडीज़ कौन कौन सी है, कैसे है। हमारा PDS, आज की डेट में PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, कहीं ना कहीं कोविड के दौरान बहुत से लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही थी कि खाने की, तो PDS सिस्टम हमारा अपस्केल था, तो हम उस सिचुएशन को टैकल कर पाए। तो बहुत सी चीज़ें, बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स, इंफ्रा जैसे एनर्जी सेक्टर में, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, FII आता है, FDI आता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक डेवलपमेंट, उनके क्या इफेक्ट हैं, अचीवमेंट्स इंडिया की साइंस एंड टेक में, स्पेशली द रीसेंट वन, IT की, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो, बायोटेक, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें, प्लस एक्सटर्नल स्टेट नॉन एक्टर्स क्रिएटिंग चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, उसका मैनेजमेंट, बॉर्डर का मैनेजमेंट, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज और उनका क्या क्या मैंडेट है, ये सारी चीज़ें हम इस GS में पढ़ते हैं, GS3 में। अब हम बात करेंगे GS4 की। देखिए, इन चीज़ों को मैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। इन हर एक टॉपिक के नीचे बहुत सारे न्यूमरस टॉपिक्स आएंगे, लेकिन ब्रॉडर पता होगा तो उसके नीचे का हम पढ़ लेंगे, लेकिन ब्रॉडर नहीं पता होगा, नीचे का हम डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पूरा बुक एक तरीके से वो हेडिंग्स हम लोग को डिस्कस करनी पड़ेगी, जो ब्रॉडर चीज़ें हम उसको डिस्कस कर रहे हैं।
पेपर 4, इसको बेसिक पेपर 5 है बेसिकली, GS 4 है ये, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, है ना। तो इसमें जो केसेस आते हैं और ह्यूमन इंटरफेस की बात, एटीट्यूड, जिसमें हम किस तरीके से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में चीज़ों को हैंडल करते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, कंट्रीब्यूशन, मॉरल थिंकिंग, पब्लिक सर्विस में उसकी जो वैल्यूज, एथिक्स, और कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस फिलॉसफी बेस्ड ऑन गवर्नेंस, केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड्स ऑफ एथिक्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यू इन गवर्नेंस, ये चीज़ें जो है हमारे GS 4 में आता है। अब आता है आपका ऑप्शनल, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2, 250 नंबर का ये भी होता है। तो ये जो है ऑप्शनल की लिस्ट है ना, कि इसमें तमाम ऑप्शन हैं, जो आपको ठीक लगे उस ऑप्शनल को आप चूज कर सकते हैं, है ना। और इसमें आपको 250 नंबर है, इसमें आपको मेरे हिसाब से NCERT कंप्लीट करके, स्टैटिक पोर्शन का 20-25% कंप्लीट करके आपको ऑप्शनल डिसाइड कर लेना चाहिए। स्लोली आपको उस पर फिर काम भी शुरू कर देना चाहिए। पहले दिन सबसे पहले बुक ना खोलें, पहले दिन रजिस्टर खोल के स्ट्रैटेजी बनाएं, देखें, समझें, आगे के पाथ का प्लान करें, महीने छोटे टारगेट्स लें। 1 साल को, अगर 1 साल है, 2 साल है, जो भी है आपका, आप अगर स्कूल में हैं 5 साल हैं आपके पास तो 5 साल में डिवाइड करिए, आप अगर कॉलेज में हैं 4 साल हैं आपके पास, 4 साल में करिए, 3 साल हैं 3 साल में करिए, 2 साल है 2 साल में करिए। डिवाइड करके स्ट्रक्चर वाइज उसको देखिए कि किस तरीके से किस महीने में हमको क्या कवर करना है। एक दिन का आपको पता चल सकता है इजीली कि आप 30, 40, 50, 60, 70 कितने पेज आप पढ़ सकते हो, उसके नोट्स कब बनाओगे, न्यूज़पेपर रीडिंग कब करोगे, और सारी चीज़ को अपडेट करते हुए अपने तैयारी को आगे किस तरीके से लेके चलेंगे वो आपको डिसाइड करना है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्री या मेन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल गर्ग IAS अकेडमी पे शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ से आप इसका PDF एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़, न्यूज़पेपर में बहुत से लोग पूछते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ये जो टॉपिक्स हैं और जो प्री का भी हमने वीडियो किया था वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उसको आप एकदम छोड़ नहीं सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।